हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल एक्सीलेंट लर्निंग पॉइंट। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th का चैप्टर नंबर 3 मेटल एंड नॉन मेटल डिस्कस करने जा रहे हैं। ये बच्चों मैंने आप सबके लिए एक पूरा नोट्स बना रखा है जिसमें जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आ सकते हैं वो भी मैंने लिख रखे हैं, और जितनी भी इंपॉर्टेंट बातें हैं वो सारी चीज़ें मैंने इस पूरे नोट्स में बना रखी हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये सारी चीज़ें आपको समझ में आएंगी। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं अपने इस चैप्टर को। तो यहाँ पे बच्चों सबसे पहले हमें पता है कि नॉन एलिमेंट आज के टाइम पे कितने एलिमेंट्स नॉन है बच्चों, तो 118 एलिमेंट। ठीक है, तो 118 एलिमेंट में से हमें पता है 90 एलिमेंट्स मेटल होते हैं और 22 एलिमेंट्स नॉन मेटल होते हैं। बच्चों बाकी के जो मेटल्स बचते हैं वो मेटलॉइड्स कहलाते हैं, बेसिकली 6 होते हैं। ठीक है, और अभी हम मेटलॉइड्स के बारे में कुछ नहीं पढ़ेंगे बिकॉज अभी हमारा चैप्टर क्या है, मेटल एंड नॉन मेटल। तो ज़्यादातर बच्चों बातें हम मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की करेंगे, और उससे भी ज़्यादा बातें सिर्फ और सिर्फ नॉन मेटल सिर्फ और सिर्फ मेटल्स की। जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पर कि 118 में से बच्चों 90 तो मेटल्स ही हैं, तो ज़्यादा काम किसका होगा, मेटल्स का। ओके, यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं बच्चों मेटल्स के, जैसे कि आयरन हो गया, एल्युमिनियम हो गया, सिल्वर हो गया एंड कॉपर हो गया। और इसके बाद कुछ एग्जांपल्स हो गए नॉन मेटल के, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन। ठीक है, अब ज़रा बच्चों प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात कर लेते हैं कि इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ कैसी होती है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की। तो सबसे पहला बच्चों लस्टर। लस्टर क्या होता है बच्चों, चमकीला। ठीक है, तो मेटल्स जो होते हैं बच्चों काफ़ी ज़्यादा चमकीले होते हैं। मेटल्स हैव शाइनी सरफेस। और उसके बाद नॉन मेटल, दे डू नॉट हैव शाइनी सरफेस एक्सेप्ट आयोडीन। ठीक है बच्चों, आयोडीन जो होता है बच्चों काफ़ी ज़्यादा चमकीला होता है, बट वो क्या है, नॉन मेटल है। तो प्लीज़ बच्चों ये एक्सेप्शन ध्यान में रखना, बिकॉज आप सबको पता है कि इस बारी जो आपका पेपर आएगा उसमें 1 मार्क्स वाले और एमसीक्यूज़ वाले क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा आने वाले हैं। तो प्लीज़ यहाँ पे मैं इसको हाईलाइट करना भूल गया, बट आप हाईलाइट कर लीजिएगा कि आयोडीन जो होता है एक ऐसा नॉन मेटल है जो कि बहुत ज़्यादा चमकता है। देखो डायमंड तो बच्चों सबको पता है, ठीक है, कि डायमंड भी एक और होता है बच्चों, डायमंड भी बहुत ज़्यादा चमकीला होता है। बट डायमंड सबको पता होता है कि डायमंड चमकता है, बट आयोडीन के बारे में कोई नहीं जानता, इसलिए यहाँ पर वो चीज़ यहाँ पे दे रखी है। ठीक है, इसके बाद हार्डनेस, दे आर जनरली हार्ड। मेटल्स क्या होते हैं बच्चों, जनरली हार्ड होते हैं, बट आपको अब यहाँ पे एक और एक्सेप्शन मिलेगा, वो है सोडियम, लिथियम और पोटेशियम। तो बच्चे ये जो 3 हमारे एलिमेंट हैं ये काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट हैं, आप इसको ईजिली चाकू से काट सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि जनरली हार्ड, मेटल्स काफ़ी हार्ड होते हैं, बट सोडियम और लिथियम पोटेशियम इन 3 एलिमेंट्स को छोड़ करके। ठीक है, तो प्लीज़ ये एक्सेप्शन जितनी भी लिखी हुई है बच्चों ये याद करनी है, मैंने हाईलाइट कर रखा है। फिर इसके बाद हार्डनेस में बच्चों जनरली सॉफ्ट। नॉन मेटल्स क्या होते हैं बच्चों, जनरली सॉफ्ट होते हैं। ये कभी कभार बच्चों ब्रिटल भी लिखा हुआ होता है, ब्रिटल, ब्रिटल वर्ड भी यूज़ किया जाता है। ब्रिटल मीन्स जो कि आसानी से टूट जाते हैं। ठीक है, तो वो काफ़ी सॉफ्ट, जनरली सॉफ्ट होते हैं नॉन मेटल्स एंड एक्सेप्ट डायमंड। ठीक है बच्चों, डायमंड क्या होता है, डायमंड बच्चों बहुत ज़्यादा हार्ड होता है और उसको ईजिली ब्रेक डाउन नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो ये एक्सेप्शंस आप ध्यान रखिएगा, 1 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। स्टेट, अब बच्चों स्टेट क्या है, किस स्टेट में होता है, मेटल्स बेसिकली आपका सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करता है, बट एक मरकरी को छोड़ के। मरकरी बच्चों एक ऐसा मेटल है जो कि लिक्विड फॉर्म में होता है। क्या बच्चों, मरकरी एक ऐसा एलिमेंट है जो कि लिक्विड फॉर्म में होता है, और बाकी जितने भी मेटल्स हैं वो किस शेप में होते हैं, मतलब कि जो वो किस स्टेट में होते हैं, वो सॉलिड स्टेट में होते हैं। इसके बाद बात करते हैं यहाँ पर बच्चों, तो स्टेट में नॉन मेटल्स जो होते हैं बेसिकली सॉलिड और गैस स्टेट्स में होते हैं, एक्सेप्ट ब्रोमाइन। ब्रोमाइन बच्चों एक ऐसा नॉन मेटल है जो कि क्या है बच्चों, लिक्विड शेप में, लिक्विड स्टेट में होता है। ठीक है, तो प्लीज़ बच्चों जितने भी एक्सेप्शंस हैं ये ध्यान रखिएगा, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 1 मार्क्स में आता है। और देखिए इस बारी 20 मार्क्स का तो आपका एमसीक्यूज़ ही आएगा, तो वहाँ पर आपको ज़रूरत पड़ेगी इसकी। मेलेबिलिटी, अब मेलेबिलिटी क्या है बच्चों, तो मेलेबिलिटी में मेटल कैन बी बीटन इनटू थीन शीट। तो बच्चों आप मेटल को बीट करके थीन शीट, मतलब कि एल्युमिनियम फॉइल आपने देखी होगी, उस तरह का भी कर सकते हो, इसलिए इसे कहते हैं मेलेबल। डक्टिलिटी, मेटल कैन बी ड्रॉन इनटू थीन वायर। तो बच्चों मेटल्स को आप वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हो, बट यहाँ पे बच्चों मेलेबिलिटी की बात करें तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं हो सकता। नॉन मेटल आर नॉन मेलेबल और नॉन मेटल आर नॉन डक्टेबल। तो ना ही आप इससे कोई थीन शीट बना सकते हो नॉन मेटल से, और ना ही इससे कोई वायर। इसके बाद बच्चों
कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो बच्चों मेटल्स जो होते हैं काफ़ी ज़्यादा अच्छे कंडक्टर होते हैं हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के, बट बच्चों इसमें भी एक आ जाता है एक्सेप्शन, जो है लीड एंड मरकरी। ये लीड मरकरी बच्चों काफ़ी बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, ठीक है। नॉन मेटल्स आर जनरली पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो बच्चों नॉन मेटल जो होते हैं वो काफ़ी पुअर, काफ़ी बैड कंडक्टर होते हैं, बट अगेन यहाँ पे एक्सेप्शन आ जाता है जो कि है ग्रेफाइट, ठीक है बच्चों। ग्रेफाइट जो होता है बेसिकली वो क्या होता है, बहुत ही अच्छा कंडक्टर होता है हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी का। इसके बाद डेंसिटी। बच्चों डेंसिटी क्या होता है, अब जैसे मैं आपको कैसे बताऊं, डेंसिटी बेसिकली मेटल्स में होता है हाई होता है और नॉन मेटल में लो होता है। अब जैसे कि बच्चों आप मेरे को सिंपल सी बात बताओ, अगर आप पानी में बच्चों 100 किलो की लकड़ी, ठीक है, 100 किलो की लकड़ी का टुकड़ा, ठीक है, मैंने बोला 100 किलो का एक ये लकड़ी का टुकड़ा हो गया और एक बच्चों 100 किलो की रोड हो गई, ठीक है। अगर आप इसको पानी में डालते हो तो आप देखोगे कि लकड़ी तो डूब जाएगी, बट ये 100 किलो का जो लोहा होगा वो क्या कहते हैं पानी में नीचे। और मैं 100 किलो का एग्जांपल क्यों ले रहा हूँ, लोहा अगर आप बच्चों 500 ग्राम का भी लोगे ना, 500 ग्राम का, तब भी अगर उसे पानी में डालोगे तो भी वो डूब जाएगा, बट ये आपका लकड़ी नहीं डूबता। ऐसा क्यों, बिकॉज मेटल्स के जो आइटम्स होते हैं ना वो आपस में काफ़ी ज़्यादा क्लोज होते हैं। जो आइटम्स हमने 9th क्लास में देखा है, जैसे कि मैंने ये एक आइटम बना दिया, फिर ये आइटम बना दिया, ये आइटम बना दिया, तो मेटल्स के जो आइटम्स होते हैं वो आपस में काफ़ी ज़्यादा क्लोज होते हैं, जिस वजह से उनकी डेंसिटी हाई होती है। नॉन मेटल में ऐसा नहीं होता, नॉन मेटल में उनके आइटम्स आपस में थोड़े से दूर दूर होते हैं, ठीक है, तो इसलिए बच्चों वो आपको पानी में तैरते हुए भी दिखाई देते हैं। इसके बाद सोनोरस। सोनोरस क्या होता है, मेटल्स प्रोड्यूस अ साउंड ऑफ स्ट्रिकिंग अ हार्ड सरफेस। तो बच्चों जैसे कि अगर आप घर में देखोगे, अगर बर्तन गिरते हैं, बर्तन बेसिकली मेटल्स के ही होते हैं, अगर वो गिरते हैं तो काफ़ी ज़्यादा आवाज़ होती है, बिकॉज ये सोनोरस की प्रॉपर्टीज़ मेटल्स में होती है, नॉन मेटल में ऐसा नहीं होता, ठीक है। यहाँ पे बच्चों हमने पढ़ लिया, ये क्या पढ़ा, तो ये बच्चों हमने पढ़ा फिजिकल स्टेट्स, ठीक है, सॉरी फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल, ठीक है, तो ये हमने पूरा का पूरा पढ़ लिया। अब इसके बाद बच्चों हम आते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ में, केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स, ठीक है। तो बच्चों सबसे पहला हमारा होगा रिएक्शन विथ ऑक्सीजन, ठीक है, क्या होगा बच्चों, रिएक्शन विथ ऑक्सीजन। अगर बच्चों अगर हम किसी भी मेटल्स का रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ करवाते हैं तो वो क्या बनता है, तो बच्चों ज़रा ध्यान रखिएगा कि अगर कोई सा भी मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो वो मेटल ऑक्साइड बनेगा। अब यहाँ पे एग्जांपल के लिए कॉपर और ऑक्सीजन, कॉपर ऑक्साइड बन जाता है। इसी तरह से एल्युमिनियम और ऑक्सीजन, एल्युमिनियम ऑक्साइड बन जाता है। बच्चों कई बच्चों को उनका बेस साइंस में, केमिस्ट्री का बेस जो होता है बेसिकली, जो हमें छोटी छोटी बातें पता होनी चाहिए वो उनको पता नहीं होती। अब वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर यहाँ पे 2 क्यों आया ओ के नीचे, यहाँ पे सर क्या कहते हैं यहाँ पे 2 क्यों आया, Al क्यों आया, ये केमिकल क्वेश्चन में यहाँ पे अब Al पे 2 क्यों आ गया। अगर बच्चों इन सब में आपको डाउट है तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिएगा। अगर मुझे लगेगा कि हाँ काफ़ी सारे बच्चों को इन चीज़ों में डाउट है तो मैं इसके ऊपर भी एक वीडियो बनाऊंगा कि आखिरकार ये जो हमारे केमिकल इक्वेशंस होते हैं एंड केमिकल फॉर्मूलाज होते हैं किस तरह से बनते हैं, तो उस पर भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा। अभी मैं इसमें ये चीज़ एक्सप्लेन भी करूंगा कि कैसे आया और कैसे आया, बिकॉज ये 9th क्लास का है तो 10th क्लास के कुछ बच्चों के लिए भी ये वो हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर बच्चों देखो मैंने बता दिया, हमारा पहला होता है मेटल के साथ, अगर हम किसी भी मेटल के साथ ऑक्सीजन का रिएक्ट करवाते हैं तो वो मेटल ऑक्साइड बन जाता है। और ये रही हमारी दोनों की दोनों क्या कहते हैं, क्या बच्चों, एग्जाम्पल्स, ठीक है। अब यहाँ पे बच्चों कुछ काम की बात, इससे काम की बात क्या आ गई, तो देखो अब अगर कोई सा भी मेटल ऑक्सीजन के साथ क्या कहते हैं रिएक्ट करता है तो वो मेटल ऑक्साइड बनता है, ठीक है। और मेटल ऑक्साइड बेसिकली क्या होता है बच्चों, बेसिक इन नेचर होता है, ठीक है। बट यहाँ पे अब आपका इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, तो जनरली मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। तो जो मेटल ऑक्साइड्स बनते हैं वो बेसिक इन नेचर होते हैं, बट आपकी कुछ ऑक्साइड्स को छोड़ के, बट सम मेटल ऑक्साइड सच एज एल्युमिनियम ऑक्साइड एंड जिंक ऑक्साइड शोज बोथ एसिडिक एज वेल एज बेसिक टू प्रोड्यूस सॉल्ट एंड वाटर। तो बच्चों आपको मैं एक चीज़ बता दूं कि यहाँ पर ऐसे 2 मेटल ऑक्साइड्स हैं जो कि एसिडिक भी बिहेव करते हैं और बेसिक भी बिहेव करते हैं, ठीक है। उनके नाम हैं, एक हो गया एल्युमिनियम ऑक्साइड और दूसरा हो गया जिंक ऑक्साइड, ठीक है बच्चों। प्लीज़ इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपसे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, ठीक है। और क्वेश्चन में क्या पूछा जाएगा, एम्फोथेरिक ऑक्साइड किसे कहते हैं। आपसे क्वेश्चन में ये पूछा जाएगा कि व्हाट डू यू मीन बाय या व्हाट इज एम्फोथेरिक ऑक्साइड।
तो आपको बताना है कि एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स वो ऑक्साइड्स होते हैं जो कि बेसिक भी बिहेव करते हैं और उसके बाद एसिडिक भी बिहेव करते हैं, ठीक है। और एग्जाम्पल में आपको लिखना है एल्युमिनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चों ये हमारा हो गया एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स वो होते हैं जो कि एसिडिक भी बिहेव करते हैं और बेसिक भी बिहेव करते हैं। मैंने दोनों के नाम भी बता दिए। अब बच्चों यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट क्या कि आपको ना फॉर्मूले भी ध्यान में रखने हैं। अब फॉर्मूला कौन सा, तो ये देखो ये रहा फॉर्मूला, ठीक है। आई होप आपको दिख रहा होगा। अब देखो यहाँ पे बच्चों मैंने एल्युमिनियम ऑक्साइड को किसके साथ मैंने क्या कहते हैं रिएक्ट करवाया, HCl। HCl क्या होता है, हमारा एसिड होता है बच्चों, ठीक है। तो आई होप आप सबको पता होगा कि अगर हम किसी भी एसिड, ठीक है, और किसी भी बेस को आपस में रिएक्ट करवाते हैं तो हमारा क्या बनता है, तो हमारा सॉल्ट बनता है। मैं यहाँ पे अच्छे से लिख देता हूँ कि अगर कोई सा भी एसिड और कोई सा भी बेस, ठीक है, अगर हम आपस में रिएक्ट करवाते हैं तो वो क्या बनता है, वो सॉल्ट बनता है, ठीक है। सॉल्ट एंड वाटर ये बनता है, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना, ये हमने सेकंड चैप्टर में पढ़ा हुआ है कि कोई सा भी एसिड और कोई सा भी बेस आपस में जब रिएक्ट करते हैं तो वो सॉल्ट एंड वाटर बनाते हैं। अब देखो यहाँ पे हमारा एल्युमिनियम ऑक्साइड है, ठीक है, और ये बच्चों हमारा क्या है, ये हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। तो देखो यहाँ पे मेरा ये चीज़ एसिड है, ठीक है। तो ऑब्वियसली बच्चों ये देखो क्या बन रहा है, तो ये हमारा सॉल्ट एंड वाटर बन रहा है, ठीक है। इसका मतलब ये क्या होगा, एल्युमिनियम ऑक्साइड अभी यहाँ पर क्या होगा, बेस होगा, ठीक है। तो आप देख रहे हो कि जब एल्युमिनियम के साथ मैंने स्ट्रॉन्ग एसिड रिएक्ट करवा दिया तो एल्युमिनियम कैसा बिहेव कर रहा है, बेस की तरह। अगर मैं नीचे की बात करूं तो हमारा ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है बच्चों, ये बेस है, ठीक है। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, बेस है, ठीक है। तो अगर मैं एल्युमिनियम ऑक्साइड के साथ एक स्ट्रॉन्ग बेस रिएक्ट करवाऊं तो ये कैसा रिएक्ट करेगा, तो ये बिहेव करेगा बच्चों एसिड जैसा, ठीक है। और तब भी आपको सॉल्ट एंड वाटर प्रोड्यूस करवाएगा। तो आप देख पा रहे हो ना कि जब हम एल्युमिनियम ऑक्साइड के साथ एक स्ट्रॉन्ग एसिड को रिएक्ट करवाते हैं तो वो कैसा बिहेव करता है, वो बिहेव करता है एज अ बेस। और जब भी मैं इसको बच्चों किसी स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्ट करवाता हूँ तो ये बिहेव करता है एज अ एसिडिक, ठीक है। तो ये बच्चों यहाँ पे हमारा दो एग्जाम्पल्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे आप देख लीजिएगा। इसके बाद रिएक्शन ऑफ मेटल विथ वाटर। तो बच्चों रिएक्शन ऑफ मेटल विथ वाटर आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे क्या है, मेटल प्लस वाटर, ठीक है। अगर हम किसी भी मेटल को वाटर के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो मेटल ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन बनता है। अब यहाँ पे ध्यान रखने वाली ये चीज़ है कि अगर वो मेटल ज़्यादा रिएक्टिव हुआ, मतलब वो मेटल बहुत ज़्यादा रिएक्टिव हुआ, तो वो मेटल ऑक्साइड बनने के बाद भी फिर दोबारा वाटर से रिएक्ट करेगा। अगर वापस सुनना बच्चों, अगर मेटल वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो मेटल ऑक्साइड और हाइड्रोजन बनाता है। बट ध्यान में रखने वाली क्या बात है कि अगर वो मेटल बहुत ज़्यादा रिएक्टिव हुआ तो मेटल ऑक्साइड बनने के बाद फिर दोबारा वाटर से रिएक्ट करेगा, ठीक है। ये कहानी यहीं पे ख़त्म नहीं होती। फिर मेटल ऑक्साइड दोबारा वाटर से रिएक्ट करता है और मेटल हाइड्रोक्साइड बनाता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर आपका हमें कैसे पता चलेगा, तो आप सबके क्वेश्चन में आएगा ना बच्चों दिमाग में कि हमें सर कैसे पता चलेगा कौन सा मेटल कितना ज़्यादा रिएक्टिव है, ठीक है। तो इसके लिए बच्चों हमें ना रिएक्टिव सीरीज़ ध्यान में रखनी पड़ती है। ये जो रिएक्टिव सीरीज़ मैंने बना रखी है आप सबके लिए, ठीक है। तो ये जो बच्चों पूरी हमारी रिएक्टिव सीरीज़ है, NaCl मैग्नीशियम एल्युमिनियम, ठीक है, पोटेशियम सोडियम, ठीक है। इस तरह से हमारे पूरा का पूरा क्या है, तो पूरी की पूरी रिएक्टिव सीरीज़ है। आपको दिख रहा होगा शायद से, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा बच्चों रिएक्टिव सीरीज़ है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ऊपर के जो बच्चों हैं वो काफ़ी ज़्यादा रिएक्टिव हैं, नीचे के फिर उससे कम, और नीचे के फिर बिल्कुल भी नहीं करते रिएक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चों देखो हमारा जो ये बच्चों सबसे पहला ये जो है ये सारी चीज़ आपको ध्यान में कैसे रखनी है, तो रिएक्टिव सीरीज़, तो यहाँ पे मैंने वो भी बता रखा है कि आप इस तरह से लिख सकते हो। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है ना कि देखो, काली नाथ का माली आलू ज़रा फीके पकाता है। और इसके बाद बच्चों देखो यहाँ से हमारा कौन है आगे आओ, कौन है आगे आओ। तो ये बेसिकली इससे आप ना इस ये जो पूरा सेंटेंस इससे आप याद कर सकते हो। जैसे काली से बच्चों, काली से के आ गया, नाथ से सोडियम Na, का से कैल्शियम आ गया, माली से मैग्नीशियम, आलू से एल्युमिनियम, ज़रा से जिंक, फीके से Fe, ठीक है। और पकाता है, पकाता से बच्चों Pb, और है से H। कौन है
आगे आओ, मतलब कौन से Cu, हे से Hg, आगे से Ag और आओ से Au, ठीक है। तो इस तरह से बच्चों आप रिएक्टिव सीरीज मतलब कि याद कर सकते हो। रिएक्टिव सीरीज क्या होती है? रिएक्टिव सीरीज ये बताती है कि कौन सा कौन सा एलिमेंट कितना ज़्यादा रिएक्टिव है, ठीक है। आप यहाँ पे देख रहे होगे कि सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन सा है बच्चों? सबसे ज़्यादा रिएक्टिव पोटेशियम है, उसके बाद सोडियम है, उसके बाद कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, एल्युमिनियम है, जिंक है, आयरन है। तो इस तरह से बच्चों सबसे कम रिएक्टिव, सबसे कम कौन है बच्चों? तो वो है आपका Au, ठीक है। तो इस तरह से बच्चों आप सबको ध्यान रखना है रिएक्टिव सीरीज। अब देखो ज़रा, हमने ये तो पढ़ लिया, हमने ये पढ़ लिया ना कि मेटल जो होते हैं वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो मेटल ऑक्साइड और हाइड्रोजन बनाता है। और आपको मैंने ये भी बताया कि जो बहुत तगड़े रिएक्ट करते हैं, जो मेटल्स बहुत ज़्यादा रिएक्ट करते हैं, तो वो मेटल ऑक्साइड बनने के बाद भी नहीं रुकते। वो मेटल ऑक्साइड बनने के बाद फिर से वाटर से रिएक्ट करते हैं और मेटल हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ मैंने कि सारे मेटल्स अलग अलग तरीके से रिएक्ट करते हैं। बच्चों ज़रूरी नहीं है सारे मेटल एक तरीके से रिएक्ट करें, अलग अलग तरीके से रिएक्ट करते हैं। अब जैसे सबसे पहले हम बात करते हैं बच्चों किसकी? तो हम बात करते हैं आपका यहाँ पे सोडियम और पोटेशियम की, ठीक है। तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि फॉर सोडियम एंड पोटेशियम रिएक्शन इज वायलेंट इवन विथ कोल्ड वाटर। तो बच्चों सोडियम और पोटेशियम और सोडियम जो हैं ये इतने ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट हैं कि ये तो आपका कोल्ड वाटर में ही रिएक्ट, ठंडे पानी में, बिल्कुल ठंडे पानी में भी अगर आप इसको डालोगे तो ये रिएक्ट कर जाएंगे। एंड सो एक्सोथर्मिक दैट हाइड्रोजन इमीडिएटली कैच फायर। और बच्चों ये इतने ज़्यादा रिएक्टिव हैं कि जब भी आप इसको पानी में डालोगे आग लग जाती है, ठीक है बच्चों। क्या लग जाता है? आग लग जाती है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर आपका देखो एक मैंने एग्जांपल दे रखा है कि अगर देखो यहाँ पे हमारा सोडियम के साथ अगर हम वाटर को मिलाते हैं, H2O क्या होता है हमारा? H2O वाटर होता है ना। तो सोडियम के साथ अगर हम वाटर को मिलाते हैं तो ये हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है और फिर उसके बाद हाइड्रोजन अलग हो जाता है और प्लस हीट, ठीक है। हीट मतलब बच्चों आग निकलना, ठीक है। यहाँ पे हीट का मतलब क्या हो गया? आग निकलना। फिर उसके बाद बच्चों इसके बाद हमारा ये पोटेशियम के साथ हम वाटर को रिएक्ट करते हैं तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है और हाइड्रोजन अलग हो जाता है और आपका हीट भी अलग से निकलता है। तो बच्चों आपसे क्वेश्चन में एक चीज़ पूछी जाती है ना कि भैया सोडियम को केरोसिन ऑयल में क्यों रखा जाता है? तो बेसिकली इसलिए रखा जाता है ताकि अगर वो ऑक्सीजन या फिर वाटर के मॉइस्चर में आ जाएगा ना तो वो ब्लास्ट हो सकता है, ठीक है, फायर लग सकती है। तो बेसिकली आपको पता लग गया होगा कि ये बच्चों ऊपर वाले जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा रिएक्टिव है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि ये जो बच्चे आपका सबसे पहला पोटेशियम है और सोडियम है, ये बच्चों कोल्ड वाटर से रिएक्ट हो जाता है और ये क्या हो जाता है? आग भी लग जाती है। देखो मैंने यहाँ पे अच्छे से बना रखा है कि सोडियम पोटेशियम में फायर मतलब कि आग लग जाती है, ठीक है। इसके बाद बच्चों हम बात करते हैं कैल्शियम की। कैल्शियम क्या है? रिएक्शन इज लेस वायलेंट फॉर हाइड्रोजन टू कैच फायर। तो बच्चों यहाँ पर क्या होता है? कैल्शियम भी कोल्ड वाटर से रिएक्ट करता है बट उसमें आग नहीं लगती, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे आप देखोगे कैल्शियम का हमने वाटर के साथ रिएक्शन किया तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड अलग बन गया और हाइड्रोजन अलग गैस में से निकल गया, ठीक है। तो आप देखोगे बच्चे कि ऊपर के पहले 3 जो एलिमेंट हैं हमारे वो कोल्ड वाटर से रिएक्ट तो करते हैं बट आग सिर्फ इन दोनों में लगती है। किसमें? कैल्शियम और सोडियम और पोटेशियम, ठीक है। ओके बच्चों, फिर आगे देखते हैं। आगे हमारे पास है एल्युमिनियम और आयरन और जंक भी है बच्चों, ठीक है। लिखा हुआ है एल्युमिनियम आयरन डू नॉट फॉर्म हाइड्रो ऑक्साइड। अब बच्चों आपने एक चीज़ नोटिस करी कि ये सारे के सारे जैसे कि हमारा एक कैल्शियम और वाटर था वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना रहा था। इसके बाद बच्चों इसी तरह से सोडियम जो था वो सोडियम वाटर मिला करके सोडियम हाइड्रोक्साइड बना रहा था। पोटेशियम और आपका वाटर बन के पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, बिकॉज ये ऊपर वाले 3 काफ़ी ज़्यादा रिएक्टिव थे, बहुत तगड़े रिएक्ट कर रहे थे, इसलिए ये मेटल ऑक्साइड बनने के बाद भी मेटल हाइड्रो ऑक्साइड बना रहे थे, ठीक है। बट अब जो है हम नीचे की बात कर रहे हैं, मतलब कि किसकी बात कर रहे हैं बच्चों? ये आपका ये एल्युमिनियम, जिंक और आयरन। तो ये बच्चों आपके कम रिएक्टिव हैं, ठीक है। ज़रा हम देखते हैं।
अच्छा बच्चों, एक बात मुझे और बतानी थी कि सबसे पहले तो यहाँ पे नहीं, क्वेश्चन में नहीं बता रखी कि सबसे पहले आप ये चीज़ ध्यान रख लीजिए कि आपका सोडियम और पोटेशियम, सोडियम और कैल्शियम ये कोल्ड वाटर से रिएक्ट करते हैं। मैग्नीशियम की बच्ची मैग्नीशियम का थोड़ा सा बच्चों क्या कहते हैं हॉट वाटर से रिएक्ट होता है वो। और इसके बाद एल्युमिनियम, जिंक और आयरन, एल्युमिनियम, जिंक और आयरन, ये इनकी बच्चों बहुत ज़्यादा नखरे हैं। ये किससे क्या कहते हैं रिएक्ट करते हैं? ये स्टीम से, मतलब भाप वाला जो पानी होता है ना, भाप से ये रिएक्ट करते हैं, स्टीम से, स्टीम ओनली, ठीक है। और इसके नीचे के बच्चों जितने भी हैं, इसके नीचे के जितने भी हैं वो रिएक्ट नहीं करते, ठीक है। हाइड्रोजन और मरकरी को छोड़ के बाकी सारे रिएक्ट बिल्कुल भी नहीं करते, ओके। क्योंकि ये चीज़ नीचे मैं बता नहीं रखी, इसलिए मैंने यहाँ पे बता दी आपको। तो देखो बच्चों, आगे लिखा हुआ है कि AlFe मतलब कि एल्युमिनियम और आयरन जो है आपका डो नॉट फॉर्म हाइड्रो ऑक्साइड एज देयर ऑक्साइड्स आर नॉट सोल्यूबल। तो बच्चे ये इतने ज़्यादा रिएक्टिव नहीं है, इसलिए ये हाइड्रोक्साइड फॉर्म नहीं करते, ठीक है। दे डू नॉट रिएक्ट विथ हॉट वाटर बट विथ स्टीम। तो बच्चों ये तो ना ही कोल्ड वाटर से, ना ही हॉट वाटर से, ना ही क्या कहते हैं आपके नॉर्मल पानी से, ये सिर्फ स्टीम से क्या कहते हैं रिएक्ट करते हैं। किससे? भाप वाले पानी से। तो ये बच्चों आपका एल्युमिनियम के साथ जब मैंने क्या किया, वाटर को मिलाया, तो हमारा एल्युमिनियम ऑक्साइड बन गया और हाइड्रोजन अलग हो गया, ठीक है। इस तरह से आयरन का वाटर के साथ रिएक्ट करवाया तो बच्चों हमारा ये आयरन ऑक्साइड बन गया और ये हाइड्रोजन अलग हो गया। अगेन बच्चों, ये केमिकल इक्वेशन आपको समझ में नहीं आ रही है, अगर आपको इन सब चीज़ों में डाउट आ रहा है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट कर सकते हो, तो फिर मैं अगली वीडियो इसके बारे में बनाऊंगा। बट इस वीडियो में हम खाली इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अब बच्चों काम की बात क्या है? तो काम की बात देखो मैं आपको बता देता हूँ कि हमें पता है मेटल जो होते हैं सच एज पोटेशियम, सोडियम रिएक्ट सो वाइगरसली, सो वायलेंटली। तो बच्चों मेटल में पोटेशियम, सोडियम सबसे ज़्यादा रिएक्ट करते हैं, उनमें क्या लग जाती है? उनमें आग लग जाती है। तो इस चीज़ को हम क्या करते हैं बचाने के लिए, आप लिखोगे इफ़ केप्ट इन ओपन, अगर हम उसे बाहर खुला रखेंगे तो ऑक्सीजन के मॉइस्चर में आकर के वो रिएक्ट कर सकता है। हैंस दे आर केप्ट इमर्ज इन केरोसिन ऑयल। एक क्वेश्चन बन के आता है बच्चों, कई बार एग्जाम में आया हुआ है, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया इन केरोसिन ऑयल टू अवॉइड एक्सीडेंटल फायर, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चों ये हमारा ख़त्म हो जाता है। अच्छा, इसके बाद बच्चों हमारा थर्ड है रिएक्शन ऑफ मेटल विथ डाइल्यूट एसिड। अब बच्चों कई बच्चों को नहीं पता डाइल्यूट एसिड क्या होता है। तो एसिड वैसा एसिड जिसके अंदर ना एसिड की मात्रा कम और वाटर की मात्रा ज़्यादा होती है। लिखा हुआ है मैंने यहाँ पर अ एसिड विच कंटेन स्मॉलर अमाउंट ऑफ एसिड एंड लार्जर अमाउंट ऑफ वाटर। तो इसलिए इसको डाइल्यूट एसिड कहते हैं, ठीक है। इसके अंदर वाटर की मात्रा ज़्यादा होती है इन कंपैरिजन एसिड के, ठीक है। तो देखो यहाँ पे मैंने लिख रखा है बच्चों कि अगर हम किसी भी मेटल को डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो वो सॉल्ट और हाइड्रोजन बन जाता है, ठीक है। हमने यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दे रखा है, जैसे कि जिंक का डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ अगर मैं रिएक्शन करवाऊँगा तो वो जिंक क्लोराइड बनेगा और हाइड्रोजन बनेगा, ठीक है। अब इसके बाद इसी तरह से जिंक का अगर हम हाइड्रोजन सल्फेट के साथ अगर क्या कहते हैं रिएक्शन करवाते हैं तो वो जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन अलग कर देता है। बट बच्चों सबके साथ ऐसा नहीं होता, ठीक है। अब यहाँ पे इम्पॉर्टेंट बात आने वाली है। अब यहाँ पे काम की बात जो है वो क्या है, तो H2 गैस इज़ नॉट इन्वॉल्व्ड व्हेन अ मेटल रिएक्ट विथ नाइट्रिक एसिड, ठीक है बच्चों। तो अगर आप नाइट्रिक एसिड के साथ किसी मेटल को रिएक्ट करवाते हो तो फिर उसमें क्या होगा कि वो सॉल्ट और हाइड्रोजन नहीं बनाएगा, ठीक है। वो क्या बनाएगा बच्चों? तो मैं बताता हूँ। देखो वहाँ पर क्या होगा बच्चों कि बेसिकली जो आपका नाइट्रिक एसिड है वो ना बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है। वो हाइड्रोजन नहीं बनाता, वो क्या बनाता है, अगर आप सपोज़ मैंने यहाँ पे देखा, यहाँ पे मैंने किया जिंक को डाइल्यूट आपका क्या कहते हैं नाइट्रेट एसिड के साथ रिएक्ट करवा रहा हूँ, ठीक है। तो वो क्या बनेगा, जिंक नाइट्राइड प्लस वाटर, ठीक है बच्चों। वो हाइड्रोजन को हाइड्रोजन गैस में नहीं रहने देता, वो उसके अंदर ऑक्सीजन ऐड कर देता है। समझे बच्चे? समझ गए मेरी बात?
तो नाइट्रिक एसिड क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो वो क्या करता है, हाइड्रोजन में भी ऑक्सीजन ऐड कर देता है, ठीक है, और उसको वाटर की फॉर्म में बना देता है। तो ध्यान रखिएगा कि नाइट्रेट एसिड क्या होता है, नाइट्रिक एसिड वाटर हाइड्रोजन इन्वॉल्व नहीं करने देता, H2 गैस को बनने नहीं देता है, ठीक है, वो उसको वाटर की फॉर्म में रख देता है। बट इसके बाद बच्चों अभी भी क्या बोला, पिक्चर अभी बाकी है, मतलब कि इसके बाद भी बच्चों 2 एलिमेंट ऐसे हैं जो कि नाइट्रेट एसिड को उसका काम नहीं करने देते, ठीक है, जो कि आपका सबसे पहला हो गया मैग्नीशियम और मैग्नीज, ठीक है। ये 2 एलिमेंट ऐसे हैं जो कि नाइट्रेट एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं और हाइड्रोजन गैस को बनाते हैं, ठीक है, जैसे कि मैग्नीशियम और इसके बाद आपका नाइट्रेट एसिड आपका जब जाएगा ये तो क्या होगा, मैग्नीशियम नाइट्रेट प्लस हाइड्रोजन गैस, ठीक है। तो ये इस तरह से बच्चों हमारे को ये तीनों चीज़ें ध्यान में रखनी है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि देखो हमने पहले चीज़ ये देखी कि कोई भी मेटल अगर रिएक्ट करता है एसिड के साथ वो सॉल्ट और हाइड्रोजन बनाएगा, बट हमने फिर देखा कि एक नाइट्रेट एसिड है जो कि ऐसा काम नहीं करने देता। वो अगर आप किसी जंग के किसी भी मेटल के साथ अगर उसे आप ऐड करोगे और रिएक्ट करवाओगे तो वो वाटर बना देता है, हाइड्रोजन को हाइड्रोजन गैस में नहीं रहने देता, वो उसके साथ ऑक्सीजन ऐड कर देता है और वाटर बना देता है। बट फिर हमने देखा कि ऐसे 2 एलिमेंट और हैं जो नाइट्रेट एसिड को वो काम करने नहीं देते, ठीक है। इसके बाद बच्चों लास्ट है बच्चों हमारा, मतलब कि रिएक्शन को लेकर के, रिएक्शन ऑफ मेटल विथ सॉल्यूशन ऑफ अदर मेटल सॉल्ट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा बच्चों, आपका सबसे पहला डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, तो लिखा हुआ है अ मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेस अ लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर क्या मतलब हुआ कि होगा क्या बच्चों, अगर हम 2 मेटल्स को आपस में, जैसे सपोज ये मेरा मेटल ए है, ठीक है, और ये बच्चों सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ बी है, ठीक है, अगर हम इसको रिएक्ट करवाते हैं तो ये क्या होगा बच्चों, ये ए जो है इसकी जगह पे आ जाएगा, ठीक है। ऐसा कब होगा, जब मेटल ए ज़्यादा रिएक्टिव होगा मेटल बी के कंपैरिजन, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा बच्चों, ये रिएक्ट होके सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ ए बन जाएगा और मेटल बी को अलग कर देगा, और मतलब कि बच्चों डिस्प्लेस कर देगा, इसलिए यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोला जा रहा है, ठीक है। तो देखो जैसा कि यहाँ पर हम एक एग्जांपल लेते हैं, हमें यहाँ पे कैसे पता लगेगा, तो हमने अभी जस्ट पढ़ा था कि जो आपका ये हमने रिएक्टिव सीरीज़ पढ़ी थी जिसमें कौन सा एलिमेंट कितना ज़्यादा क्या है, रिएक्टिव है। तो अगर बच्चों जिंक के साथ मैं किसको रिएक्ट करवा रहा हूँ, आयरन सल्फेट को, ठीक है, तो ये क्या होगा बच्चों, डिस्प्लेस हो जाएगा। रिएक्शन जब रिएक्शन होगा तो जिंक जो है आयरन की जगह पे आ जाएगा, ये जिंक सल्फेट बन जाएगा और आयरन को अलग कर देगा। ऐसा कब हो रहा है बच्चों, ऐसा तब होगा जब जिंक हमारा ज़्यादा रिएक्टिव होगा आयरन के, और जिंक यहाँ पे ज़्यादा रिएक्टिव है इसलिए ऐसा हुआ। देखो जैसे कि हमें ये पता क्या चलेगा, तो मैंने आपको बताया था बच्चों कि हमें ये पता तब चलेगा जब अगर हमें रिएक्टिव सीरीज़ मालूम होगी। तो अगर आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि आपका जिंक जो है वो Fe से ज़्यादा रिएक्टिव है, ठीक है, आपका जिंक जो है Fe से ज़्यादा रिएक्टिव है, तो वो 100% Fe को डिस्प्लेस करेगा ही करेगा, ठीक है। तो आपको रिएक्टिव सीरीज़ पता होनी चाहिए। तो देखो यहाँ पे बच्चों मैंने आपको ये बता दिया, तो अब यहाँ पे आप समझ चुके होंगे। अगर बच्चों अगर इसका उल्टा करने की हम कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, अगर हम सोच रहे हैं कि अच्छा ठीक है जिंक अगर आयरन सल्फेट के साथ रिएक्ट हुआ तो हमारा जिंक सल्फेट बना, ठीक है, तो अगर हम आयरन को जिंक सल्फेट के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो क्या होगा, तो बच्चों आंसर होगा नो रिएक्शन। कई सारे बच्चे गलत करके आ जाते हैं, वो फिर इसको जिंक सल्फेट और जिंक को आयरन सल्फेट करके चले जाते हैं, तो वो काम गलत है यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि ये क्या है बच्चों, आयरन जो है लेस रिएक्टिव है, क्या है, लेस रिएक्टिव है, ये जिंक को डिस्प्लेस कर ही नहीं पाएगा। ओके, अब बच्चों हम बात करते हैं आयोनिक कंपाउंड। अब बच्चों ये आयोनिक कंपाउंड क्या होता है, तो जहाँ पे बच्चों एक मेटल, ठीक है, एक मेटल अपना इलेक्ट्रॉन लूज़ कर रहा होता है और दूसरा नॉन मेटल एक से गेन कर रहा होता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है आयोनिक कंपाउंड फॉर्म्ड व्हेन अ मेटल एंड अ नॉन मेटल रिएक्ट, मेटल लॉसेज इलेक्ट्रॉन, ठीक है, मेटल जो होता है वो इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा होता है, विच इज़ गेन्ड बाय अ नॉन मेटल, जो कि कौन गेन कर रहा होता है, नॉन मेटल गेन कर रहा होता है, इन सच मैनर दैट ऑकलेट ऑफ बोथ इज़ कम्प्लीटली फिल्डेड। किस वजह से बच्चों, तो ताकि उनके ऑकलेट जो हों वो फिल्ड हो पाएँ, ठीक है। अब जैसे कि बच्चों देखो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं फॉर्मेशन ऑफ
सोडियम ऑक्साइड। ठीक है, तो यहाँ पे देखो सोडियम का कितने होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखेंगे हम तो 281 होता है। अब बच्चों ये फुलफिल तो है नहीं, यहाँ पे एक एक्स्ट्रा आ गया है, तो यहाँ पे बच्चों ये क्या करेगा, एक किसी और को दे देगा तो ये फुलफिल हो जाएगा, ये 28 बन जाएगा। ठीक है, ऑक्सीजन के पास कितना है बच्चों, 2 और 6 होते हैं, इसको 2 और चाहिए अपने शेल को, अपने आउटर मोस्ट शेल को फुलफिल करने के लिए। तो बच्चों ये भी कर देगा हमारा, ये 2 किससे ले लेगा, सोडियम से लेगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पर हमारे को कितनी ज़रूरत पड़ेगी, हमारे को 2 सोडियम एलिमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो देखो ये हमने एक एक ले लिया, किससे, एक सोडियम से ले लिया और एक यहाँ पे दूसरे सोडियम से ले लिया। ठीक है, ऑक्सीजन में बच्चों हमारे पास, हमें पता है कि ये 2 और 2 इतने हैं, मतलब कि 6 हैं, तो 2 एक तो बच्चों इसने दे दिया और एक इसने दे दिया। ठीक है, इस तरह से हमारे पास सोडियम का जो है पूरा का पूरा प्लस में चार्ज आएगा और इसके पास क्या आएगा बच्चों, नेगेटिव में चार्ज आएगा, वो भी कितना, 2, क्योंकि इसने क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन लिए थे। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों हमारा ये सोडियम ऑक्साइड बन जाएगा। इसके बाद सोडियम क्लोराइड की बात करते हैं बच्चों। सोडियम क्लोराइड बेसिकली सॉल्ट होता है। ठीक है, तो हमें पता है कि सोडियम के अंदर 281 होता है और क्लोराइड जो होता है हमारा, उसका होता है 287। तो आपको पता है कि इसको एक की ज़रूरत है। ठीक है, इसको एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है अपना सेल फुलफिल करने के लिए, और इसके पास एक एक्स्ट्रा है तो ये इसको एक दे देगा। ठीक है बच्चों, ये इसको उसके एक दे देगा, ये भी फुलफिल हो गया, ये भी फुलफिल हो गया, ये भी खुश और ये भी खुश। ठीक है, तो हम कैसे करते हैं, तो हम बच्चों कुछ इस तरह से करते हैं। क्या होगा यहाँ पर, तो आप देखोगे सोडियम ने अपना एक जो इलेक्ट्रॉन था वो किसके पास दे दिया, क्लोरीन के पास दे दिया। क्लोरीन के पास एक मिस था ना, तो इसके पास प्लस का साइन और इसके पास माइनस का साइन। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों हमारा बन जाएगा। और एक और है बच्चों मैग्नीशियम क्लोराइड का है, तो वो भी आप यहाँ पे देख लीजिए, इस तरह से हमारा होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर इसके बाद बच्चों हमारा ये देखो लास्ट टॉपिक है प्रॉपर्टी फॉर आयोनिक कंपाउंड। बच्चों आयोनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, तो सबसे पहला फिजिकल नेचर। इनका बच्चों फिजिकल नेचर क्या होता है, दे आर हार्ड रिजिड सॉलिड बिकॉज स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन। तो बच्चों आपको पता है मेटल एंड नॉन मेटल जो होते हैं बेसिकली एक का साइन प्लस का होता है, एक का साइन आपका माइनस का होता है, तो दोनों आपस में एक दूसरे को रिएक्ट करते हैं, एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। ठीक है, जिस वजह से उनका नेचर काफ़ी हार्ड है, उनका जो वो काफ़ी हार्ड होते हैं। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, तो बच्चों मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट भी क्या है, तो हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। ओके, इसके बाद सॉल्युबिलिटी क्या होती है बच्चों, जनरली सॉल्युबल इन वाटर एंड इनसॉल्युबल इन केरोसिन ऑयल एंड पेट्रोल। तो बच्चों ये वाटर में सॉल्युबल होते हैं और इनसॉल्युबल होते हैं किसमें, केरोसिन ऑयल पेट्रोल में। इसके बाद कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो ये बहुत ही बेकार कंडक्टर होते हैं, वेरी बैड कंडक्टर इन सॉलिड फॉर्म बिकॉज द आयंस आर नॉट फ्री टू मूव। ठीक है, तो बच्चों ये काफ़ी ज़्यादा बैड कंडक्टर होते हैं। हाँ, अगर ये बच्चों लिक्विड फॉर्म में हुए तो ये गुड कंडक्टर होंगे। ठीक है, तो यही था बच्चों पूरी की पूरी वीडियो में। उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।